सो गाइस, एक और लेक्चर जिसमें हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी से रिलेटेड जो मेन टर्म्स है, जो मेन चीज़ें हैं जो हमारे समझने के लिए काफ़ी होंगी, इनफ होंगी, वो सारी चीज़ें हम पूरी की पूरी थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ते चले जाएंगे। तो इम्यूनिटी को हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गंवाए हुए। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज ए इम्यूनिटी। इम्यूनिटी की बात करते हैं कि इम्यूनिटी किसे कहते हैं। इम्यूनिटी की मीनिंग होती है रिस्पॉन्स प्रोवाइडेड बाय आवर बॉडी, रिस्पॉन्स प्रोवाइडेड बाय आवर बॉडी अगेंस्ट एनी इन्फेक्शियस माइक्रोब्स। तो कोई भी इन्फेक्शियस फॉरेन बॉडी या इन्फेक्शियस माइक्रोब जिसके अगेंस्ट हमारी बॉडी एक अटैक प्रोवाइड करती है, उसी को हम इम्यूनिटी कहते हैं। इट इज एन एबिलिटी, इट इज एन एबिलिटी to provide against infectious microbes या फॉरेन बॉडीज। कोई भी इंफेक्शियस माइक्रोब्स या फॉरेन बॉडीज जो कि हमारे लिए डेंजरस है, उसके अगेंस्ट हमारी जो एबिलिटी है, जो उसको डिस्ट्रॉय करने की एबिलिटी है, उसी को हम एक टर्म में नाम देते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी देखा जाए तो हमारे पास 2 टाइप्स की इम्यूनिटी है। अगर इसके टाइप की बात की जाए, इम्यूनिटी के टाइप, तो हमारे पास इम्यूनिटी के 2 बहुत ही बेहतरीन टाइप्स हैं। एक हमारे टाइप्स हैं इननेट और एक है एक्वायर्ड। एक हमारे पास है इननेट इम्यूनिटी। इननेट इम्यूनिटी फ्रॉम इनबॉर्न, जो इम्यूनिटी हमारे पास जन्म से ही है, जो इम्यूनिटी हमारे पास जन्म से ही है। जब हम कहीं ना कहीं फीटस की स्टेज में थे, फीटस की स्टेज से जो इम्यूनिटी हमारे पास प्रेजेंट है उसको इननेट इम्यूनिटी कहेंगे। और जो इम्यूनिटी हम फीटस की स्टेज से नहीं, लेकिन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम हम जनरेट करते हैं, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम अलग अलग स्टेज पे जब हमारी कोई अलग अलग इम्यूनिटी जो जनरेट होती है, उसी को हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहेंगे। इननेट इम्यूनिटी फ्रॉम इनबॉर्न, जनरेटेड during the stage of life। तो अलग अलग स्टेज ऑफ लाइफ में जो इम्यूनिटी जनरेट होती है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। और जो हमारे पास फ्रॉम जन्म से ही होती है, इनबॉर्न, वही हमारे पास इननेट इम्यूनिटी है। इसकी एक स्पेसिफिक बात है, ये नॉन स्पेसिफिक है। इननेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक है, ये स्पेसिफिकली किसी स्पेसिफिक फॉरेन बॉडीज पर अटैक नहीं करती। कोई भी फॉरेन बॉडी जो उसके लिए डेंजरस है वो सब पे इक्वली अटैक करती है, तो ये स्पेसिफिक नहीं होती। एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक होती है। इननेट इम्यूनिटी लॉन्ग लास्टिंग होती है, लॉन्ग लास्टिंग। इसका हम कह सकते हैं कि नॉट कंपेरेबल विद इननेट। इननेट इम्यूनिटी से इसको कंपेयर नहीं कर सकते। इननेट इम्यूनिटी फंक्शन कैसे करती है? फंक्शन ऑफ इननेट, फंक्शन ऑफ इननेट। इननेट इम्यूनिटी का फंक्शन देखें तो ये 4 स्टेज में फंक्शन करेगी। इननेट इम्यूनिटी की पहली स्टेज है कि वो फिजिकल बैरियर प्रोवाइड कर सकती है। इसमें एक टर्म ध्यान देना, नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक का मतलब है ये सब में प्रोवाइड होती है, ये किसी एक पर्सन के लिए स्पेसिफिक नहीं है। अगर मैं इसमें इम्यूनिटी बात कर रहा हूँ पूरे ह्यूमन बीइंग की, तो सब ह्यूमन बीइंग में ये चीज आपको कॉमनली देखने को मिलेगी। फिजिकल बैरियर के थ्रू इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, फिजिकल बैरियर्स के थ्रू। सेकेंड, फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर। थर्ड, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर। साइटोकाइन बैरियर, साइटोकाइन बैरियर, साइटोकाइन बैरियर। एंड एक और जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बॉक्स को कवर कर रहा है,
फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, साइटोकाइन एंड केमिकल बैरियर। केमिकल बैरियर्स, फिजिकल बैरियर्स की बात करते हैं तो फिजिकल बैरियर्स में डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर्स, जो अलग अलग एक आउटर लाइनिंग्स होती है अलग अलग ऑर्गन्स की, वो एक फिजिकल बैरियर का काम करती है। तो वो जो लाइनिंग है वो हमारा एक प्राइमरी इम्यूनिटी है जो फिजिकल बैरियर में आएगा। एग्जाम्पल, layers of respiratory tract, layers of respiratory tract, urogenital tract, urogenital tract। तो डिफरेंट ट्रैक्ट्स के पूरे जीआईटी सिस्टम में जो आउटर लेयर्स होंगी, जो कहीं ना कहीं फॉरेन बॉडीज को इनसाइड आने में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगी, इसको हम फिजिकल बैरियर कहेंगे। तो फिजिकल बैरियर इस तरीके से एक्ट करेगा। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में देखेंगे तो हमारे पास फॉरेन बॉडीज के लिए स्वेटिंग है, स्वेट, एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर और म्यूकस मटेरियल। तो एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर और म्यूकस मटेरियल, ये सब जो हम एक अलग तरीके का हमारा एक बैरियर है जो फिजियोलॉजिकल बैरियर है, जो दूसरे के लिए एक ऐसी हर्श कंडीशन प्रोवाइड करता है कि उसमें हम अच्छी तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं पर फॉरेन बॉडी सर्वाइव ना कर पाए। ये फिजियोलॉजिकल बैरियर। इस तरीके से दूसरे तरीके से इननेट इम्यूनिटी काम करती है। साइटोकाइन बैरियर बहुत ही स्पेसिफिक है और बहुत ही मजेदार है। साइटोकाइन बैरियर में infected cell released interferons which protected non-infected cells। तो साइटोकाइन बैरियर वो बैरियर्स है जिसमें इन्फेक्टेड सेल एक बार इन्फेक्ट हो गया तो वो इंटरफेरॉन रिलीज करेगा। इंटरफेरॉन एक टाइप का मॉलिक्यूल्स है जो कहीं ना कहीं नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को बचाता है, बाकी के जो नॉन इन्फेक्टेड सेल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है ये इंटरफेरॉन्स। तो इंटरफेरॉन्स इस तरीके से काम करेगा। इसके अलावा हम बात कर देते हैं केमिकल बैरियर। केमिकल बैरियर में डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन ब्लड एंड लिम्फ। तो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल जो स्पेसिफिकली बैक्टीरिया को किल करने के लिए बने हैं, उन मॉलिक्यूल्स की केमिकल बैरियर में एग्जांपल WBCs में कौन कौन इंक्लूड हो जाएगा, जैसे नेचुरल किलर्स और एक स्पेसिफिक नाम, जैसे बहुत सारे नाम है, जैसे न्यूट्रोफिल्स वगैरह आप लिख सकते हो, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स। तो ये सारे एक नेचुरल किलर सेल्स हैं। जो नेचुरल किलर सेल्स हैं वो केमिकल बैरियर्स में आ जाएंगे। नेचुरल किलर सेल्स जो केमिकल बैरियर्स में आ जाएंगे। इननेट इम्यूनिटी इस तरीके से हमारी काम करेगी। इननेट इम्यूनिटी इस तरीके से काम करेगी कि ये हमारे जन्म से ही है, सबके पास प्रेजेंट होती है, कोई स्पेशल बात नहीं है, नॉन स्पेसिफिक है नेचर, सब पे काम करेगा, सब फॉरेन बॉडीज पे काम करेगा। करने का तरीका सबसे इंपॉर्टेंट है कि फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, साइटोकाइन बैरियर, केमिकल बैरियर किस तरीके से वर्क कर रहा है। इसके बाद हम सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसे वर्क करेगी। थोड़ा सा ध्यान से समझना एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसे काम करती है। अगर एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में ये आती कैसे है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी पहले बोल चुके, इट जनरेटेड इन डिफरेंट स्टेज ऑफ या एट डिफरेंट स्टेज ऑफ इन डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ। ये डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ पे जनरेट होती है। हमारी बॉडी कहीं ना कहीं जनरेट करती है। कैसे जनरेट करती है, इसका मैकेनिज्म
एक्वायर्ड इम्यूनिटी आई कैसे, इसका मैकेनिज्म कैसे काम करेगा। मैकेनिज्म सबसे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, इंट्रोड्यूस्ड with any pathogen, then immune response generated with less intensity. After that, same pathogen comes, then immune response release with their maximum intensity। कहने का मतलब है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी में होता क्या है कि पहली बार जब पैथोजन इंटर करता है तो पहली बार में बॉडी सीखती है कि उसके अगेंस्ट कैसे काम करना है, कौन सा मूव उसके लिए ज़्यादा बेटर होगा कि उसको एक बार में धराशायी कर दे, खत्म कर दे। तो वो एक बार सीखती है, फर्स्ट टाइम वो सीखती है कि कैसे इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड करना है। तो इम्यूनिटी जब हमारी रिस्पॉन्ड करती है तो लेस इंटेंसिटी प्रोड्यूस होती है फर्स्ट टाइम में लेस इंटेंसिटी प्रोड्यूस होती है। लेकिन जैसे वो मेमोराइज कर चुका है उसके आने का तरीका, उसके काम करने का तरीका, तो सेकेंड टाइम में क्या होता है, जब वो सेम पैथोजन दोबारा से इंटर करता है तो हम मैक्सिमम इंटेंसिटी के साथ उस पर वर्क करते हैं और मैक्सिमम इंटेंसिटी के साथ जब उसके साथ फाइट करते हैं तो सेकेंड टाइम में उतना वो हमें किसी तरीके से हार्म प्रोवाइड नहीं कर सकता जितना वो फर्स्ट टाइम में कर भी सकता होगा। लेकिन इस तरीके से हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी लॉन्ग लास्टिंग होती है। ये पूरी होल ऑफ द लाइफ हमारी इम्यूनिटी परमानेंट जनरेट हो जाती है विदाउट एनी साइड इफेक्ट। इसके साइड इफेक्ट बहुत ही ना के बराबर है और फिर ये परमानेंट जनरेट हो जाती है। ये इन्हेट इम्यूनिटी से भी खास होती है और इसको ये भी है कि स्पेसिफिक है, उसी पैथोजन पे ये बहुत अच्छा दोबारा से हमला करेगी। अगर देखा जाए तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी किस तरीके से वर्क करती है थोड़ा और बेहतरीन तरीके से समझते हैं। It released antibodies against antigen कोई नहीं है, फॉरेन बॉडीज है, जो भी बाहर का बॉडीज है जो हमारे लिए हार्मफुल है उसी को हमने एक स्पेसिफिक नाम दे दिया एंटीजन। और एंटीजन के अगेंस्ट जो एक मॉलिक्यूल्स रिलीज हो रहा है इम्यूनिटी के फॉर्म में हम रिलीज कर रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर रिलीज हो रहा है, वो एंटीबॉडीज है। एंटीबॉडीज देखा जाए तो हमारे पास एंटीबॉडीज जो रिलीज करते हैं वो कौन रिलीज करता है? एंटीबॉडी रिलीज करने वाले होते हैं लिम्फोसाइट्स। तो यहां पे हमारा एक इंपॉर्टेंट बात आती है, टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स की बात करते हैं। टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स की बात करें तो हमारे पास दो तरह के लिम्फोसाइट्स हैं। दो तरह के लिम्फोसाइट्स में सबसे इंपॉर्टेंट आता है बी लिम्फोसाइट्स और एक आएगा टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स एंड सेकेंड आएगा टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स की बात करते हैं। मेन एंटीबॉडीज एक्ट अगेंस्ट infectious microbe। तो बी लिम्फोसाइट्स मेन एंटीबॉडीज रिलीज करने वाला होता है। मेन एंटीबॉडीज इसी से रिलीज होती है जो कि इंफेक्शियस माइक्रोब्स के अगेंस्ट डायरेक्टली वर्क करेगी। टी लिम्फोसाइट्स क्या होता है? इसको हेल्पर भी कहा जाता है, हेल्पर टी सेल्स, बिकॉज it help B lymphocytes to release
टू रिलीज एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज को रिलीज करने के लिए कहीं ना कहीं बी लिम्फोसाइट्स की मदद करता है। तो हमारी बॉडी में दो तरह के लिम्फोसाइट्स हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स, या ये भी कह सकते हैं हमारे पास दो तरह के एंटीबॉडीज है, बी एंटीबॉडीज और डी एंटीबॉडीज। ये बी जो हमारा लिम्फोसाइट्स है वो कहीं ना कहीं एंटीबॉडीज मेनली रिलीज करता है और ये डायरेक्टली एक्ट करते हैं इन्फेक्शियस माइक्रोब्स पे। लेकिन टी लिम्फोसाइट्स की बात करें तो ये बी लिम्फोसाइट्स को साइड से सपोर्ट करता है, एक सपोर्टिंग एक्टर की तरह काम करता है, जो कहीं ना कहीं उसको पूरी तरीके से फंक्शंस प्रोवाइड करता है कि ये कहीं ना कहीं इन्फेक्शियस बैक्टीरिया को डायरेक्टली किल कर सके। तो मेन रोल इसका है और साइड रोल इसका है। ठीक है, हमारी बॉडी भी दो तरीके से इम्यूनिटी हमारी बॉडी में जनरेट होती है। इम्यूनिटी देखी जाए तो दो तरीके से हमारी बॉडी में जनरेट होती है। अब दो तरह की हमारी इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में बात करते हैं। दो तरह के इम्यून रिस्पॉन्स रब करना पड़ेगा इसका में। तो दो तरह के इम्यून रिस्पॉन्स, तो यहां पे टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स की बात करेंगे। टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, तो टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स देखा जाए तो दो टाइप के हमारे पास है। एक है, इससे नहीं चलेगा काम, ह्यूमोरल एंड इम्यून रिस्पॉन्स, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स और सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स और सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स, इन दिस B lymphocytes respond against infectious microbes in a blood and lymph। ब्लड एंड लिम्फ कॉमन एरिया में जो इम्यूनिटी रिस्पॉन्स करती है, ब्लड एंड लिम्फ जो हमारी होल ऑफ द बॉडी का एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में पूरी तरीके से ब्लड और लिम्फ में जो एक इम्यूनिटी रिस्पॉन्स जनरेट होती है, ये ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स है। ये जो रिस्पॉन्स है इसे स्पेसिफिकली ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। लेकिन सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स का मीनिंग है मेनली प्रोवाइडेड बाय टी लिम्फोसाइट्स, प्रोवाइड बाय T helper cell and T lymphocytes, provided by T lymphocytes responsible for एक बहुत ही स्पेसिफिक काम होता है जो ये काम बिगाड़ देता है, वो है ऑर्गन ट्रांसप्लांट। रिस्पॉन्सिबल फॉर फेलियर ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। तो सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स बहुत ही ज़्यादा क्लियर होता है सेल्फ और नॉन सेल्फ में, और सेल्फ और नॉन सेल्फ में इसकी क्लैरिटी वाली प्रॉपर्टी की वजह से ये लगातार ऑर्गन ट्रांसप्लांट को फेलियर करता चला जाता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। हमारी इम्यूनिटी सेल्फ और नॉन सेल्फ की वजह से कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन में बहुत ही डिफिकल्टीज क्रिएट करती है। तो ये डिफिकल्टीज हमारे लिए उस सिचुएशन में बहुत भारी पड़ती है, जो अभी फिलहाल नॉर्मल स्टेज में बहुत ही फायदेमंद है। ठीक है जी। तो इसके बाद हम और बातें करेंगे, जैसे हमें इम्यूनिटी से रिलेटेड बात करना है तो इसमें एंटीबॉडीज आती हैं कि एंटीबॉडीज कैसे वर्क करेंगी। तो यहाँ से पूरी बात करते हैं। ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर ही आएगा कि हमारी एंटीबॉडीज फॉर्म हो रही है, तो वो तो तब फॉर्म हो रही है ना जब कहीं ना कहीं कांटेक्ट में आ रहे किसी पैथोजन से कांटेक्ट में आ रहे, तब हमारी एक स्पेसिफिक एंटीबॉडीज रिलीज हो रही है। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज, अगर अलग अलग टाइप ऑफ एंटीबॉडीज देखें तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज की मीनिंग क्या होती है? इट इज अ प्रोटीन मॉलिक्यूल, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स known as immunoglobulins,
ग्लोब्यूलिन्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो ये प्रोटीन मॉलिक्यूल है जिसको इम्यूनोग्लोबुलिन्स का भी नाम दिया जाता है। और इम्यूनोग्लोबुलिन्स हमारे पास जो प्रेजेंट हैं उसके 5 टाइप हैं, IgA, IgG, IgE, IgM, हो गया, सब हो गया, IgD भी है। तो हमारे पास 5 तरह के इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, 5 तरह के एंटीबॉडीज हैं, जिसमें हमारे पास सबसे जो ज़्यादा ब्लड में डोमिनेंट है, डोमिनेटेड एंटीबॉडीज IgE। तो सबसे ज़्यादा जो डोमिनेटेड एंटीबॉडीज IgE है, फिर उसके बाद जो नाम आता है वो IgA का, फिर IgM का। तो ये IgM का, तो ये ब्लड डोमिनेटेड एंटीबॉडी जिसमें IgE सबसे ज़्यादा अमाउंट में फाइंड होता है, ये मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा काम करता है, एंटीबॉडी सबसे ज़्यादा काम करती है, फिर IgA उससे लेस थोड़ा सा अमाउंट में दिखता है, फिर इसके नंबर्स और भी कम हो जाते हैं। अगर एंटीबॉडी देखा जाए तो दिखने में शेप लाइक वाई के शेप जैसा होता है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स देखा जाए तो वाई के शेप जैसा होता है, जैसे आपको दिखाने की पूर्ण कोशिश हो रही है, कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है, दिख जाएगा। तो देखो ये बॉडी, ये जो है, ये अगर देखा जाए तो इम्यूनोग्लोबुलिन का स्ट्रक्चर है। इम्यूनोग्लोबुलिन का स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है वाई शेप का। इसमें 2 शॉर्ट चेन्स होती हैं, ये पॉलीपेप्टाइड चेन से कंसिस्ट होता है। तो यहां पे लिख सकते हैं कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स। तो 2 टाइप की पॉलीपेप्टाइड चेन से कंसिस्ट होता है। 2 टाइप में 2 जो हैं ये वाले, इनको लाइट चेन्स कहेंगे या शॉर्ट चेन्स भी कह सकते हैं। लाइट चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड या शॉर्ट चेन, लाइट चेन या शॉर्ट चेन। और फिर इसके बाद ये जो लॉन्ग है इनको हम लाइट के स्पेलिंग गड़बड़ होनी चाहिए, शॉर्ट चेन हो गया। और फिर इसके बाद लॉन्ग चेन या हैवी चेन, लॉन्ग चेन या हैवी चेन, हैवी चेन के नेम से प्रोवाइड करते हैं। इसका अगर फॉर्मूला देखेंगे तो शॉर्ट चेन और लॉन्ग चेन की वजह से इसे L2H2 कहते हैं। L2H2 शॉर्ट चेन, और लाइट चेन और हैवी चेन L2H2 के फॉर्मूले से इसको डिस्क्राइब करते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स के मॉलिक्यूल्स को L2H2 के फॉर्म में हम डिस्क्राइब करेंगे। और बाकी आपको दिख रहा है कि पॉलीपेप्टाइड चेन के जो पॉलीपेप्टाइड की जो चेन्स है ये आपस में अटैच है। तो ये जो बॉन्ड है, इसको बॉन्ड को भी एक नया बेहतरीन नाम देते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड।
ठीक है जी। तो ये डाइसल्फाइड बॉन्ड है जिससे ये आपस के अलग अलग पार्ट्स को भी अटैच कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये आपस में जो चेन्स अटैच है वो भी डाइसल्फाइड बॉन्ड से अटैच है। मतलब डाइसल्फाइड बॉन्ड है जो पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन को इस वाई शेप में प्लेस करके रखता है, वाई शेप में प्लेस करके रखता है। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट होता है कि कैसे काम कर रही हैं एंटीबॉडीज। इसके बाद अगर देखा जाए तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी दो टाइप में डिवाइडेड है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को दो टाइप में डिवाइड है, तो इसको भी थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दो टाइप कौन कौन से। प्लीज नोट जरूर करते रहना, और बाकी कंटेंट बनाने में काफ़ी मेहनत है। लाइक और शेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ लाइक और शेयर करते रहिए, लगातार ऐसे कंटेंट मिलते रहेंगे। हम इसमें कोरोना की भी बात करेंगे, तो वेट करिए। कोरोना की हम छोटी मोटी बातें होती रहेंगी, मेन पॉइंट्स की बात होती रहेंगी। तो टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें तो टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारे पास दो टाइप से है। एक हमारे पास है एक्टिव इम्यूनिटी और एक हमारे पास है पैसिव इम्यूनिटी। एक हमारे पास है एक्टिव इम्यूनिटी और एक हमारे पास है पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी की बात करें, इट इज ए इम्यूनिटी generated inside of our bodies। तो बॉडीज के इनसाइड जो हमारी इम्यूनिटी जनरेट होती है, कि हमारे जो बी लिम्फोसाइट्स जनरेट होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी जनरेट करते हैं, तो वो जो एंटीबॉडीज बनती है थ्रू आउट दी लाइफ उसको हम एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी जो हमारी बॉडीज में खुद बन रही है, खुद जनरेट हो रही है इम्यूनिटी, उसी को एक्टिव इम्यूनिटी का नाम देते हैं। इसके बाद पैसिव इम्यूनिटी, it is a immunity provided inside of a body from external method। तो हमारी ऐसी इम्यूनिटी जो हमारे इनसाइड जनरेट नहीं हो रही, जो बाहर से कहीं ना कहीं इंजेक्ट की जा रही है, बाहर से कोई ना कोई जो प्रोटीन, कहीं ना कहीं जो एक्टिव एंटीबॉडीज है वो हमारी बॉडी में परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज है जो हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जा रहा है, जो हमारी बॉडी द्वारा जनरेट नहीं हुआ, उस इम्यूनिटी को हम पैसिव इम्यूनिटी कहेंगे। उस इम्यूनिटी को हम पैसिव इम्यूनिटी कहेंगे। प्लीज पहले की इननेट इम्यूनिटी और उसके अलावा जो हमने बात करी इननेट इम्यूनिटी के बाद कौन सी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, तो उससे कंफ्यूज मत होना। ये टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी के इनसाइड आता है, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी, इम्यूनिटी जनरेटेड इनसाइड ऑफ आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी में इनसाइड जनरेट हो रहा है। पैसिव इम्यूनिटी जो प्रोवाइडेड इनसाइड ऑफ ए बॉडी फ्रॉम एक्सटर्नल मेथड, तो बाहर से जो परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में डाली जा रही है उनको हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी की बात करें तो इसके स्पेसिफिक पॉइंट ये हैं, लॉन्ग लास्टिंग and have no side effects, no side effects। तो लॉन्ग लास्टिंग होता है और उसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। तो शॉर्ट, ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए वर्क करते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन एंड हैव साइड इफेक्ट्स। इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं एंड हैव साइड इफेक्ट्स, इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं और ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। ठीक है, तो ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। अगर पैसिव इम्यूनिटी का एक एग्जांपल लिखूं तो एक एग्जांपल है, जैसे हमारे पास एक IgA एंटीबॉडीज है, एंटीबॉडीज प्रोवाइडेड थ्रू ब्रेस्ट मिल्क। तो मिल्क का एक इनिशियल स्टेज होता है, मिल्क जनरेशन का जो इनिशियल स्टेज होता है कोलेस्ट्रम, तो कोलेस्ट्रम से ये एंटीबॉडीज हमें IgA प्रोवाइड होती है। तो IgA जो एंटीबॉडीज प्रोवाइड हो रही है थ्रू द ब्रेस्ट मिल्क कोलेस्ट्रम, तो ये पैसिव इम्यूनिटी में आएगा क्योंकि हमारी बॉडी में जनरेट नहीं हो रहा है, ये हमें कहीं ना कहीं से मिल रहा है। तो जो हमें मिल रहा है और हमारी बॉडी में पहले से परफॉर्म कर रहा है, जिसमें हमारे कोई हाथ नहीं है, हमें बस बाहर से मिल गया, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी
एक्टिव इम्यूनिटी जो है जो हमारी बॉडी में जनरेट हो रहा है। जैसे कि हम एग्जांपल में क्या कह सकते हैं, वैक्सीन अगेंस्ट पोलियो, या अभी प्रेजेंट टाइम में चल रहा है वैक्सीन अगेंस्ट कोरोना। तो कोरोना वायरस के अगेंस्ट जो वैक्सीनेशन चल रहा है, ये जो पूरा मुहिम चल रही है, ये एक्टिव इम्यूनिटी के केस में आ जाएगी और ये पैसिव इम्यूनिटी के केस में आ जाएगी। अब जब यहाँ तक पहुँच गया तो थोड़ा सा और वेट करो, इम्यूनाइजेशन का मीनिंग और फिर वैक्सीनेशन का मीनिंग भी डिवाइड कर देते हैं। इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन, एक मिनट वीडियो चल रही है, ओके। तो इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन, तो देखो व्हाट इज द वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन का मीनिंग क्या होता है? वैक्सीनेशन का सिंपल सा मीनिंग है, इट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ ए वीकेंड या डेड माइक्रोब्स, डेड इन्फेक्शियस माइक्रोब्स इनसाइड ऑफ आवर बॉडी। तो डेड या वीकेंड बैक्टीरिया या वीकेंड माइक्रोब्स जो हमारी बॉडी में प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसके अगेंस्ट हमारी बॉडी लड़ना सीखती है, यही जो पूरा प्रोसेस है इसी को वैक्सीनेशन कहा जाता है। यही जो प्रोसेस है इसी को वैक्सीनेशन कहते हैं। इट इज ए इंट्रोडक्शन, इट इज ए इंट्रोडक्शन ऑफ वीक या डेड माइक्रोब्स inside of our bodies। तो वैक्सीनेशन एक तरह का प्रोसेस है जिसमें हम कहीं ना कहीं वीक और डेड माइक्रोब्स हम अपनी बॉडी, हम किसी की भी बॉडी में, किसी भी ह्यूमन या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं, ये वैक्सीनेशन होता है। तो वैक्सीनेशन में होता क्या है? वैक्सीनेशन में जो बॉडी प्रोड्यूस्ड रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स, बॉडी प्रोड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स लेस इंटेंसिटी। लेस इंटेंसिटी में जो बॉडी फर्स्ट टाइम एक इम्यून रिस्पॉन्स जो प्रोवाइड करती है, फर्स्ट टाइम जो इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड करती है, इसको हम कहते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। तो पहली बार जो हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है अगेंस्ट द अननोन माइक्रोब्स, तो अननोन माइक्रोब जो फर्स्ट टाइम हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस हुआ, उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी जो एक इम्यूनिटी रिस्पॉन्स करती है, उसको हम कहते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। अब इसके बाद क्या होता है? सेकेंड रिस्पॉन्स के बारे में बात करते हैं।